Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 इख्तिताम की तरफ जा रहा है और आज हम चैप्टर नंबर 11 की एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में पॉपुलेशन की टर्म को अंडरस्टैंड किया था। पॉपुलेशन क्या था? एग्रीगेट of subjects under study, यानी हम जिस पर्टिकुलर स्टडी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस स्टडी के अंदर जो एग्रीगेट बनता है दैट एग्रीगेट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन। इसको हमने टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट्स भी कहा था। टोटलिटी ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है अंडर स्टडी, यानी दोनों सूरतों में चाहे आप एग्रीगेट की बात करें चाहे आप टोटलिटी की बात करें, लेकिन अंडर स्टडी की बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये माइंड के अंदर रखना है कि अगर ये अंडर स्टडी का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। यानी पॉपुलेशन वैसे तो बहुत कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर स्टडी को आप फोकस कर रहे हैं उसी स्टडी का जो एग्रीगेट है, उसी का जो टोटल है, दैट इज योर पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की ये जो टर्म स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, इसका कॉन्सेप्ट आम जनरल पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूं एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑफ ऑल लाहौर कैंपसेस, तो लाहौर के कैंपसेस के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो मेरी पॉपुलेशन होगी। हालांकि पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन होगी वो सिर्फ लाहौर के कैंपसेस की होगी। सो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट टर्म है जो आपको अंडरस्टैंड करनी। इसी तरह जब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन की दो बेसिक टाइप्स थी। एक थी फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरी थी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो डिफरेंस है वो उसके एलिमेंट्स के ऊपर है कि यानी अगर आप पॉपुलेशन एक ऐसी कंसिडर कर रहे हैं कि जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। अगर अनकाउंटेबल पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो सकती है। अब पॉपुलेशन के बाद हमने नेक्स्ट टर्म अंडरस्टैंड की थी सैंपल, और सैंपल क्या था? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट था उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल। आप रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम सिलेक्टेड भी कह सकते हैं, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल सिलेक्टेड पार्ट भी लिख सकते हैं, स्मॉल पार्ट भी लिख सकते हैं। यानी किसी बड़े ग्रुप में से, जो लार्जर ग्रुप है पॉपुलेशन, उसमें से जब आप कोई स्मॉल ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं एनालिसिस के लिए, दैट ग्रुप इज नोन एज सैंपल। ठीक है, अब सैंपल सर्वे वर्सेस कंप्लीट एनुमरेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और थी। सैंपल सर्वे क्या है कि जब आप सैंपल के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो वो सैंपल सर्वे कहलाता है, और जब आप ईच एंड एवरी एलिमेंट स्टडी करते हैं पॉपुलेशन का तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। यानी कंप्लीट एनुमरेशन के लिए क्या टर्म आपने वर्ड्स याद रखने हैं? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? ओनली सैंपल, जो कि सेलेक्ट किया गया है। यानी जब आप किसी बड़े ग्रुप में से कोई स्मॉल पार्ट सेलेक्ट करते हैं जिसको हमने सैंपल कहा था, और सैंपल के एलिमेंट्स को आप स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी इज नोन एज सैंपल सर्वे। और जब ईच एंड एवरी एलिमेंट इज स्टडीड अंडर फोकस्ड पॉइंट्स, तो आप क्या करते हो? फोकस पॉइंट मतलब यह है कि आपने कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक उसके स्टडी करने, तो वो क्या कहलाएगी? कंप्लीट एनुमरेशन। और इस कंप्लीट एनुमरेशन का एक और नाम भी है, दैट इज सेंसस।
ठीक है, यानी सेंसस के तहत हम क्या करते हैं कि हर पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल, हम सैंपलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, यानी एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा मेथड जिसके तहत आप प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग, जिसके तहत आप सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। सैंपल किस अंदाज में सिलेक्ट होगा, वो पूरा क्राइटेरिया, वो पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग। और सैंपलिंग का पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करने हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है पॉपुलेशन की, लेकिन हम सैंपल को यूज करते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हम सैंपलिंग करते क्यों हैं। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। यानी सैंपलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज, यही इसके एडवांटेजेस भी हैं कि सैंपलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका टाइम कम लगता है, आपकी कॉस्ट कम लगती है, आपकी एफर्ट कम लगती है, लेकिन आप पॉपुलेशन के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। अब पॉपुलेशन के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, पॉपुलेशन की और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसकी स्क्यूनेस हो सकती है, कर्टोसिस हो सकते हैं, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने जब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप हासिल कर लेते हैं, अगर आपकी कॉस्ट कम हो, टाइम कम हो, एफर्ट कम हो, दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ सैंपलिंग। अब जब सैंपलिंग के पर्पस को डिस्कस कर लिया तो फिर उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्लान है कि जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, वो है सैंपल डिजाइन। सो सैंपल डिजाइन क्या है कि प्रायर टू कलेक्टिंग एनी डेटा, यानी डेटा को कलेक्ट करने से पहले, जरा गौर करना है आपने इस बात के ऊपर कि ये तो अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो गई कि सैंपलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके तहत आप सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। लेकिन सैंपल डिजाइन क्या चीज है कि आपने डेटा को कलेक्ट करने से पहले, डेटा को फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, एक पूरा प्लान, एक प्रोसीजर बनाना है ताकि आप सैंपल्स को ड्रॉ कर सकें। यानी अभी सैंपल्स को ड्रॉ नहीं किया, अभी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, एक पूरा प्लान या प्रोसीजर बिल्टअप करते हैं और उस प्रोसीजर और प्लान के तहत आप आगे सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं। दैट इज नोन एज सैंपल डिजाइन। और सैंपल डिजाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है सैंपल यूनिट, यानी हर सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज सैंपलिंग यूनिट्स। और सैंपलिंग फ्रेम क्या है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपल यूनिट, यानी सैंपल यूनिट से को ड्रॉ करने के बाद जो कंप्लीट लिस्ट आप जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। सो डिफरेंस याद रखना है आपने कि सैंपलिंग यूनिट्स क्या है कि हर सैंपल में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और सैंपलिंग फ्रेम क्या है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स, यानी सैंपल के जो यूनिट्स जनरेट हुए उसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद सैंपलिंग डिजाइन को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग डिजाइन, यानी आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि वो पाथ, वो प्रोसीजर के जिसके तहत आप सैंपल्स को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने से पहले आप कोई प्लान जनरेट करते हैं, उस डिजाइन की एक्चुअली दो मेन टाइप्स हैं, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या चीज है, व्हेन नो नंबर is assigned to any element of population, यानी पॉपुलेशन के किसी भी एलिमेंट को कोई नंबर असाइन ना किया जाए, यानी उसकी कोई खास पर्टिकुलर वेटेज ना हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी। और इसको रिवर्स कर लें, यानी आप नो को हटा दें, यानी व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर
is assigned to all elements of population, यानी population के सब एलिमेंट्स को एक खास स्पेसिफिक नंबर असाइन कर दिया जाए और वहां से जब आप सिलेक्टिंग करते हैं तो वो जो डिजाइन है वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो रियल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसी के प्रोसीजर्स को ज्यादा कंसिडर करते हैं और अपने एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है ज्यादा वे में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग स्टडी करते हैं विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट इज रिप्लेस्ड in population after selecting, यानी सिलेक्ट करने के बाद किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वापस पॉपुलेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, विद रिप्लेसमेंट। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम WR भी लिखते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि जब आपके पास एलिमेंट रिप्लेस नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है, इसको छोटी सी एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके पास 5, 6 और 8 पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं तो मैं जब सैंपल्स ड्रॉ करूं, अगर 5 के बाद दोबारा 5 आ गया है तो इसका मतलब है कि ये विद रिप्लेसमेंट के तहत कंसिडर किया गया है, क्योंकि एक दफा 5 को सिलेक्ट करने के बाद उसको वापस पॉपुलेशन में रखा गया तो ही 5 आया। लेकिन जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट को कंसिडर करता हूं तो इसका मतलब यह है कि 5 के बाद 6 हो सकता है, 5 के बाद 8 हो सकता है, लेकिन 5 के साथ 5 नहीं होगा। उसकी रीजन यह है कि विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक ये टेक्निक है कि जिसमें हम सैंपल्स के एक एलिमेंट को कंसिडर करने के बाद वापस उसको पॉपुलेशन में पुट अप नहीं करते और वो हमारे पास दोबारा उसके एग्जिस्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इस सिलसिले में मजीद अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं। जी, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो टोटल सैंपल्स को कैसे जनरेट किया जाता है। टोटल सैंपल्स का जो फॉर्मूला था दैट वाज कैपिटल N रेज़ टू पावर स्मॉल n। कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन और स्मॉल n जो है वो आपका सैंपल साइज था। इसी तरह सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में भी हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को फाइंड किया था। टोटल सैंपल्स इन विदाउट रिप्लेसमेंट केस दैट इज कैपिटल N P स्मॉल n, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, एंड इसमें भी इसी तरह n जो है वो सैंपल साइज है और स्मॉल n सैंपल साइज होगा और कैपिटल N पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की तादाद है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है सैम्पलिंग डिजाइन के हवाले से। इसमें हम आमतौर पर पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि ये ब्लॉक एक कंप्लीट पॉपुलेशन है, हम इस ब्लॉक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेकिन ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो होमोजीनियस हों। शर्त क्या है, आपने याद रखना है, होमोजीनियस ग्रुप्स, यानी जब पूरी पॉपुलेशन को हम डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर ग्रुप में से एक पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट करके हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, दैट प्रोसीजर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और इसको हम ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स जो क्या कहलाते हैं, स्ट्राटा। ठीक है, यानी ये जितने भी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ग्रुप्स बने तो 4 स्ट्राटाज होंगे और एक जो इसका सिंगुलर है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम। ये आपके MCQs हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये MCQs में ये बातें, ये टर्म्स पूछी जाती हैं कि स्ट्राटा और स्ट्रेटम में क्या डिफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। स्ट्राटा इज अ
प्लूरल यानी ग्रुप्स हैं, और स्ट्रेटम जो है वो क्या है, उसका सिंगुलर है। यानी हम स्ट्रेटम का मतलब है एक स्ट्रेटम से एक जो है पर्टिकुलर सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, या उस टेक्निक के हवाले से हम उसको प्रोसीडिंग्स को आगे जारी रखेंगे। सो बेसिकली पर्पस क्या है कि पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उसकी रिप्रेजेंटेशन को फाइंड करना। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू वैल्यू इफ नो एरर वर मेड, यानी जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप एक प्रोसीजर के तहत सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उस सारे प्रोसीजर के अंदर आपके पास कोई एरर प्रोड्यूस ना हो तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी सैंपल की वैल्यू को ही कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन हैविंग नो एरर, तो वो ट्रू वैल्यू कहलाएगी। एक्यूरेसी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू, यानी सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू दो आपके पास वैल्यूज होंगी, जब इसके दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो एक्यूरेट रिजल्ट कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी टर्म जो है एक्चुअली कैसे ऑब्टेन होगी कि जब सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो कि आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से आप सोचते हैं, माइंड के अंदर रखते हैं, तो उस वैल्यू का डिफरेंस अगर जीरो आ जाता है तो वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी आपकी। और प्रिसीजन क्या है, हाउ क्लोज आर रिजल्ट्स फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से रिजल्ट्स जो हैं वो कितने ज्यादा क्लोज हैं। अब कौन से रिजल्ट्स, ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं एक्चुअली द सैंपल रिजल्ट्स एंड द ट्रू वैल्यू और सैंपल रिजल्ट्स जितने ज्यादा एक्यूरेट एक दूसरे के करीब तर होंगे उतनी ज्यादा प्रिसीजन हमारी बिल्टअप होगी। यहां एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपका जो सैंपल रिजल्ट्स हैं और आपकी जो ट्रू वैल्यू वो दोनों सेम है, उसमें कोई एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन प्रिसीजन का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन जितना डिफरेंस कम होगा उतना रिजल्ट प्रिसाइज होगा, और जितना रिजल्ट ज्यादा उसका डिफरेंस क्रिएट होगा उसमें प्रिसीजन कम होती चली जाएगी। उसके बाद हम चूंकि यहां पर एरर की बात कर रहे हैं तो एरर को भी चेक कर लेते हैं। एरर क्या, डिफरेंस, यानी अगर यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू के दरमियान कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। और उस एरर की एक्चुअली दो टाइप्स हैं, सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर। यहां एक और बात याद रखने वाली है कि हम इसको सैंपलिंग एरर क्यों कहते हैं या नॉन सैंपलिंग एरर क्यों कहते हैं। गौर कीजिए कि एक्चुअली सैंपल रिजल्ट की बात हो रही है और पॉपुलेशन के रिजल्ट की बात हो रही है। तो सैंपलिंग कैसे हो रही है, सैंपलिंग प्रोसीजर के तहत। सो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी एरर प्रोड्यूस होता है सैंपलिंग प्रोसीजर्स के अंदर, उसको हम सैंपलिंग एरर या नॉन सैंपलिंग एरर को के साथ उसको डिनोट करते हैं। अब क्या डिफरेंस है एक्चुअली सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर में। याद रखिए कि जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो ह्यूमन मिस्टेक्स के साथ होता है, यानी ह्यूमन एरर जो है वो एक्चुअली सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट करने के लिए बंदा गया है, जो भी रिसर्चर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, उससे कोई मिस्टेक हो गई है। यानी उसने अगर फर्ज कर लें कि इंफॉर्मेशन किसी खास स्पेसिफिक जगह से इकट्ठी करनी थी लेकिन उस जगह से नहीं उसने इकट्ठी की, किसी और जगह से ले ली है, या उसको जो इंफॉर्मेशन हासिल हुई है वो इंफॉर्मेशन ही गलत हासिल हुई है, तो उसको हम कहते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। लेकिन सैंपलिंग एरर क्या है कि जो डिजाइन यानी आपके प्रोसीजर के अंदर जो एरर आता है वो होता है सैंपलिंग एरर। इसी वजह से हम ये कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपका जो सैंपलिंग एरर है वो कंट्रोल हो सकता है, नॉन सैंपलिंग एरर को कंट्रोल करना या एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सैंपलिंग एरर क्या है, सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू का डिफरेंस, और सैंपल स्टैटिस्टिक का जो डिफरेंस जो आपके पास वैल्यू या रिजल्ट आ रहा है उसको आप थ्रू टेक्निक, थ्रू सैंपल साइज आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस डिफरेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो आपका कंट्रोलेबल नहीं होता। सो डेंजरस ज्यादा क्या है, नॉन सैंपलिंग एरर एज कंपेयर टू सैंपलिंग एरर। उसके बाद बायस क्या है जी, इज अमाउंट ऑफ एरर। इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एरर। यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब एरर प्रोड्यूस हो जाता है, चाहे वो सैंपलिंग एरर है या नॉन सैंपलिंग एरर, आमतौर पर ये सैंपलिंग एरर ही होता है कि जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक में से पॉपुलेशन पैरामीटर के रिजल्ट को माइनस करते हैं तो वो जो आंसर आता है दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअली एरर।
ठीक है, यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आप जब एरर को देखते हैं तो दैट इज नोन एज बायस। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन था, बड़ा इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। अब आपने यहां पे ये याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो सैंपल स्टैटिस्टिक थे वो कौन कौन से थे। सैंपल स्टैटिस्टिक, सैंपल स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़े मीन, जिसको एक्स बार कहा गया, प्रोपोर्शन जिसको पी कहा गया, और वेरिएंस, यानी सैंपल से हमने जो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किए वो क्या थे, एक्स बार, पी और एस स्क्वायर। ठीक है, इसी पर्टिकुलर जो हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक आते थे, इसी से हमने फर्दर आगे डिफरेंसेस को देखा, यानी x1 बार माइनस x2 बार को स्टडी किया था, और डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस को भी स्टडी किया था, लेकिन वेरिएंस के लिए हमने सिंपली इसको वेरिएंस को भी देखा था। ठीक है, सो अब एक्चुअली क्या है, इन सैंपल स्टैटिस्टिक के साथ हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। सैंपल स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाती है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। अब चाहे आप एक्स बार कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आपका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि आप जब सैंपल कैलकुलेट करते हैं, इस सैंपल को कैलकुलेट करने के बाद आप कोई स्टैटिस्टिक निकालते हैं, ठीक है, और इस स्टैटिस्टिक को फर्दर ही, वो कौन सा स्टैटिस्टिक हो सकता है, वो एक्स बार हो सकता है, वो डिफरेंस बिटवीन x1 बार एंड x2 बार हो सकता है, वो प्रोपोर्शन हो सकता है, वो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन हो सकता है, ये वाला जो स्टैटिस्टिक है वो वेरिएंस भी हो सकता है। सो सैंपल को कैलकुलेट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आपने उसका स्टैटिस्टिक निकालता है, और फिर इस स्टैटिस्टिक की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसीजर को डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि सैंपल को ड्रॉ करके जो स्टैटिस्टिक निकाला जाता है, उस स्टैटिस्टिक की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाती है, एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि फर्दर फिर बाद में हम इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रोबेबिलिटीज की तरफ मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच स्टैटिस्टिक। ठीक है, यानी हर स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो फिर ओवरऑल जो प्रोसीजर कहलाता है वो क्या कहलाता है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। मैं बार बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये समराइजली याद रखना है, ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं ये याद रखनी है। कितने आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई, एक्स बार, डिफरेंस बिटवीन मीन्स, प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन और वेरिएंस, यानी टोटल आपने इस चैप्टर में 5 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस स्टडी की हैं, और इन्हीं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट रिजल्ट्स भी देखे जो कि आपको डिफरेंट लेक्चर्स में नजर आए होंगे। ठीक है, होप आज के इस छोटे से रिवीजन से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और आपने किस तरह उसको रिवाइज करना है। इस लेक्चर के बाद मजीद आप अपनी बुक को फॉलो करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।